हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मैक्रोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर्स। सबसे पहले रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीमर्स, सममित एवं असममित बहुलक। इन पॉलीमर्स where repeating units are linked one after one to form long series। जो पॉलीमर की रिपीटिंग यूनिट्स हैं, जो मोनोमर्स हैं, वह एक दूसरे से एक के बाद एक जुड़े हुए हैं और एक लंबी श्रृंखला बना रहे हैं, तो उसको हम सममित बहुलक कहते हैं। और जिसमें वह एक के बाद एक नहीं जुड़े हुए हैं उसको हम असममित बहुलक इररेगुलर पॉलीमर कहते हैं। आपके सामने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। माना कि यह वाला CH2CHX आपकी किसी पॉलीमर की रिपीटिंग यूनिट है, तो यह दो तरीके से जुड़ी हुई हो सकती है। पहला हेड टू टेल, ठीक है, इसको हमने हेड कहा, इसको हमने टेल कहा। अब हेड टू टेल, इस टेल से क्या जुड़ेगा, ये हेड, मतलब यहाँ से जुड़ेगा। अब देखें इस तरीके से यदि हेड टू टेल यदि जुड़ी हुई है ये रिपीटिंग यूनिट, तो क्या होगा, एक सिमेट्री, एक सममितता दिखा रही है वह, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीमर हो जाएगा यदि यह इस तरीके से मोनोमर्स जुड़े हुए हैं, रिपीटिंग यूनिट जुड़ी हुई हैं। दूसरा हो जाएगा हेड टू हेड और टेल टू टेल, मतलब किसी भी कंडीशन, आइदर हेड टू हेड जुड़ा हुआ है या टेल टू टेल जुड़ा हुआ है। ये आपके सामने देखिए, ये टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, ये हेड टू हेड जुड़ा हुआ है, ये टेल टू टेल जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या गया, मतलब कोई सममितता नहीं है इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई सममितता नहीं है, तो इसको हम कह रहे हैं इररेगुलर पॉलीमर। ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है दैट इज इररेगुलर पॉलीमर, मतलब एक के बाद एक किसी सममितता से जुड़े हुए हैं उसको हम रेगुलर कह रहे हैं पॉलीमर, और एक के बाद एक किसी भी रेगुलरिटी से नहीं जुड़े हुए हैं उसको हम कह रहे हैं असिमेट्रिक इररेगुलर पॉलीमर। ओके, नाउ असममितता किसी भी मोनोमर के डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के मोनोमर के यदि रैंडमली अरेंज्ड है तो वह क्या होगा, असममितता दर्शाएगा। नाउ स्टीरियो रेगुलरिटी, स्टीरियो रेगुलरिटी किसे कह रहे हैं हम, कि यदि कोई भी पॉलीमर त्रिविम में व्यवस्थित रूप से जुड़ा हुआ है तो उसको हम रेगुलर पॉलीमर कहते हैं। यह कौन सी आइसोमेरिज्म दर्शा रहा है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समवायता। कि कौन से पॉलीमर्स कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म दर्शाएंगे, यदि किसी भी पॉलीमर की मुख्य श्रृंखला में देयर इज अ डबल बॉन्ड, मेन सीरीज में यदि डबल बॉन्ड उपस्थित है तो वह कौन सी समवायता दिखाएगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, जिसको कि हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत पढ़ाते हैं। तो यदि किसी भी पॉलीमर की मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड उपस्थित है तो वह सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। यह आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया जा रहा है जो कि आपके सामने है। दैट इज पॉली आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर दिया गया है और इसमें आप देखेंगे कि मुख्य श्रृंखला में ये डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड है, इट मीन्स ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा। और इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखेंगे कि इस डबल बॉन्ड के एक ही तरफ CH2 ग्रुप है, तो ये कौन सा हो गया, सिस फॉर्म। ठीक है, दिस इज अ सिस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन नोन एज नेचुरल रबर। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि मुख्य श्रृंखला में यह डबल बॉन्ड है मेन सीरीज के अंदर, और जो सेम ग्रुप है CH2 ग्रुप वह अपोजिट साइड में है। तो ये कौन सा पॉली आइसोप्रीन का कौन सा फॉर्म हो गया, दिस इज अ ट्रांस फॉर्म। ठीक है, एंड बोथ आर सिस एंड ट्रांस फॉर्म्स दोनों ही क्या है, स्टीरियो रेगुलर है, मतलब ये त्रिविम में व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। तो दीज आर स्टीरियो रेगुलर आइसोमर्स एंड वन इज सिस फॉर्म एंड अनदर इज ट्रांस फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट D and L आइसोमेरिज्म। दिस इज बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम इन द लॉन्ग सीरीज। जो मुख्य श्रृंखला है उसमें जो कार्बन एटम है, जो असममित कार्बन एटम है, उसकी वजह से यह आइसोमेरिज्म होती है। यदि किसी भी मुख्य श्रृंखला के अंतर्गत जो कार्बन पास वाले कार्बन एटम्स हैं वह यदि असिमेट्रिक हैं, मतलब यदि एक D है या L है, कुछ भी हो सकता है, परंतु यदि वो एसिमेट्रिक हैं
तो दोज पॉलीमर्स आर नोन एज आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स। समव्यवस्थित मतलब लॉन्ग सीरीज के अंदर पास वाले कार्बन एटम असिमेट्रिक कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन यदि एक समान है, आइदर डी और एल, तो दोज पॉलीमर्स आर नोन एज आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स, समव्यवस्थित पॉलीमर्स कहलाते हैं। और यदि पास वाले असिमेट्रिक कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो उन पॉलीमर्स को हम ऑल्टरनेट और सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स कहते हैं। तो वो पॉलीमर्स हमारे क्या कहलाते हैं? ऑल्टरनेट और सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर्स कहलाते हैं। और इन पॉलीमर्स वेयर एक कार्बन से जुड़े हुए दो ग्रुप्स डिफरेंट ग्रुप्स हैं और स्टीरियो अरेंजमेंट इज असिमेट्रिक, असममित हो यदि आपका वो अरेंजमेंट, तो उन पॉलीमर्स को हम अटैक्टिक अव्यवस्थित पॉलीमर्स कहते हैं। आगे दिए गए एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। 3 फॉर्म्स ऑफ पॉलीओलिफिन्स आर गिवन हेयर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखें कि जो कार्बन के से जुड़े हुए जो आर ग्रुप्स हैं वो दोनों क्या हैं? ऑल सेम साइड में हैं। तो दिस इज नोन एज आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स और समव्यवस्था। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि आर ग्रुप्स ये फ्रंट पे है, ये बैक में है, ये फ्रंट पे है, ये बैक में है। तो क्या हो गया ये? दिस इज सिंडियोटैक्टिक ऑल्टरनेट व्यवस्था दिखा रही है ये। तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेट आइसोमर। अब इस वाले तीसरे वाले एग्जाम्पल के अंतर्गत आप देखेंगे कोई व्यवस्था नहीं है। ये फ्रंट है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, मतलब पास वाले कार्बन एटम के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। किस तरीके से जुड़े हुए उसमें कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। तो इसको हम कहते हैं अटैक्टिक पॉलीमर या अव्यवस्थित पॉलीमर। ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीमर इज केमिकल हेट्रोजेनिटी। केमिकल हेट्रोजेनिटी दैट इज रासायनिक विषमता। If in the series any series that is main series और साइड सीरीज, पॉलीमर की जो सीरीज है चाहे तो वो मेन हो या साइड वाली चेन हो, उस यदि इफ इन द सीरीज ऑफ पॉलीमर देयर आर यूनिट्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन की मोनोमर्स हैं, तो उस पॉलीमर को हम क्या कहेंगे? दैट पॉलीमर इज नोन एज केमिकल हेट्रोजेनिक पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोस एस्टर, पॉलीविनाइल अल्कोहल एक्सेट्रा। मतलब किसी भी पॉलीमर की मेन सीरीज में या साइड चेन की सीरीज में मोनोमर्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशंस प्रेजेंट हैं, तो उस पॉलीमर को हम कहेंगे केमिकल हेट्रोजेनिक पॉलीमर। रासायनिक विषमता वाला पॉलीमर बहुलक कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलीमोलिकुलरिटी और मॉलिकुलर मास हेट्रोजेनिटी, बहुआणविकता। इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि मेन प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर इज द हाई मॉलिक्यूलर वेट। हम सब जानते हैं कि बहुलक का जो है पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज। बट द पॉलीमर का साइज बहुत बड़ा है और उस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, परंतु उस पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर्स हैं उन सभी का साइज एक समान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। वह डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। देयरफॉर ऑल पॉलीमर्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट आर हिट्रोजीनियस, विषमांग होते हैं। यदि इन टर्म्स हम यदि मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये किसी भी पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर्स हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के हो सकते हैं या होते हैं भी कहेंगे हम, और जनरली जरूरी नहीं है सेम मोनोमर के भी रिपीटिंग यूनिट हो सकती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर्स हैं वह डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के हो सकते हैं। इसलिए इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स आर हिट्रोजीनियस, विषमांग होते हैं। नाउ फोर्थ इज पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हम जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज व्हाट, कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम्स हैं डिफरेंट, वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में CN पोलर बॉन्ड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर CCl पोलर बॉन्ड है, और ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, नाउ नॉन पोलर के अंदर इसी की परिभाषा के अनुसार नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी पोलर बॉन्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल इज हाइड्रोकार्बन दैट इज पॉलीइथाइलिन एंड पॉलीब्यूटाइलिन। ये क्या है? हमारे नॉन पोलर पॉलीमर्स हैं। नाउ ये अभी जितना हमने बताया वो क्या इंडिकेट कर रहा है? आपको थोड़ा सा ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी पॉलीमर के अंदर यदि पोलर बॉन्ड्स हैं तो वो पोलर मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं तो
वो नो पोलर, मतलब कोई भी पोलर बॉन्ड्स नहीं है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पॉलीमर हो गया। बट हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओनली पोलर बॉन्ड्स, प्रेजेंस ऑफ ओनली पोलर बॉन्ड्स ही खाली रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी पॉलीमर के अंदर सिर्फ पोलर बॉन्ड्स उपस्थित है उसी का मतलब ये नहीं हो गया कि वो पॉलीमर पोलर है। आप उसका उदाहरण देखें कि CF बॉन्ड जो है ये बहुत ही पोलर होता है, परंतु CF बॉन्ड इज अ वेरी पोलर बॉन्ड। बट इन टेट्राफ्लोरोइथाइलिन जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर ऑल CF बॉन्ड्स आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड, सममित रूप से जुड़े हुए होते हैं, और इसका डाइपोल मोमेंट दैट इज म्यू, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वह 0 हो जाता है। तो ये जो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है जिसमें पोलर बॉन्ड्स उपस्थित हैं परंतु इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, अतः ये क्या हो गया हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया। तो पोलरिटी किससे डिसाइड हो रही है? बाय द डाइपोल मोमेंट, नॉट बाय द पोलर बॉन्ड्स। पोलर बॉन्ड्स उपस्थित हैं, दैट इज ओके, दैट इज अ रिक्वायरमेंट, बट द डाइपोल मोमेंट शुड ऑल्सो बी देयर। तो किसी भी मॉलिक्यूल का यदि डाइपोल मोमेंट है तभी हम उसको पोलरिटी उसको कहेंगे कि उसकी वो पोलर मॉलिक्यूल है और वह पोलर पॉलीमर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉलीमरिक स्टेट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट इज पॉलीमरिक स्टेट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी पॉलीमर के अंदर देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। किसी भी पॉलीमर के लिए यदि हम कहें कि कौन से बॉन्ड्स होने जरूरी हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि मॉलिक्यूल में 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट एंड इंटरमॉलिक्यूलर। यदि एटम्स सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है तो वह जरूरी नहीं है कि आपको वह पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक शो करे। उदाहरण के लिए देखिए कि डायमंड जो कंपाउंड है वह पॉलीमर नहीं है, एक सामान्य सॉलिड सब्सटेंस है। तो किसी भी पॉलीमर के लिए 2 तरह के बॉन्ड्स होने जरूरी हैं, एक तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होना जरूरी है और उसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होना जरूरी है। मतलब 2 कोई भी यूनिट रिपीटिंग यूनिट्स है जिनका आपस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ होना आवश्यक है। सो फॉर अ पॉलीमर बोथ टाइप ऑफ बॉन्ड शुड बी देयर, दैट इज कोवैलेंट and intermolecular bond. That's all for this video. Thank you so much.